हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग हमारा जो थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे मेनली 2 मार्क्स के क्वेश्चंस विद आंसर्स कंप्लीट डिटेल के अंदर जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है इसके कंप्लीट नोट्स जो है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर अवेलेबल है, वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। इसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स जो है वो भी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। एंड जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो के अंदर हमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशंस डिस्कस करने वो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट वाइज क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट इन सोल्यूशन। तो रॉल्स लॉ ये कहता है कि एक गिवन टेम्परेचर पर किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, ये हमें ये लॉ बताता है। तो वो होता है वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का मल्टीप्लाइड बाय उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा सोल्यूशन के अंदर। जैसे सिंपली हम लोग बात करें कि एक हमारे पास में वॉलेटाइल कंपोनेंट है ए, तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल्स टू होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक बी एक सब्सटेंस है, एक वॉलेटाइल कंपोनेंट है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ठीक है। तो रॉल्स लॉ सिंपली ये कहता है गिवन टेम्परेचर पर किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल होता है प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के मल्टीप्लाइड बाय उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा सोल्यूशन के अंदर। तो इससे टोटल वेपर प्रेशर जो है सोल्यूशन का वो आ जाता है उनके कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर को ऐड करके। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। सो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन सिंपली क्या होता है, जैसे हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है तो ऊपर हम लोग मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखेंगे एंड नीचे कंप्लीट मोल्स ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे वो चीज़ हम लोग लिखेंगे। तो उस रेशियो को जो है मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। तो सिंपली इसका फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। एंड मोल्स ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। इस तरीके से जो है मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का निकलता है। एंड मोल फ्रैक्शन जो है वो एक रेशियो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूशन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। अब हमने इस यूनिट के अंदर पढ़ा था फैक्टर्स इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इस तरीके से अलग अलग तरह की जो फैक्टर्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस करे थे। तो कॉमन जनरल फैक्टर्स जो होते हैं जो इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को वो होते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सरफेस एरिया। टेम्परेचर से भी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होती है, प्रेशर से भी इफेक्ट होती है, सॉल्वेंट का नेचर क्या है उससे भी इफेक्ट होती है, सरफेस एरिया जो है उससे भी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो दो सॉल्यूशंस विच ओबे रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर नोन एज आइडियल सॉल्यूशंस। तो सिंपली ऐसे सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को हर कंसंट्रेशन एंड हर टेम्परेचर पर ओबे करते हैं उन्हें जो है आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। रॉल्स लॉ क्या होता है वो हमने अभी देखा था, तो यहाँ पर हम लोग रॉल्स लॉ की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली आइडियल सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो रॉल्स लॉ को हर एक कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर ओबे करते हैं। ठीक है। ना इसके एग्जाम्पल आएंगे जैसे मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन जो होता है वो एक आइडियल सोल्यूशन होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। So this law states that at constant temperature under equilibrium, the ratio of the concentration of the substances in two layers has a definite value. तो
डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम है एंड वहाँ पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर जब होगा तो जो सब्सटेंसेस दो लेयर्स के अंदर प्रेजेंट है उनकी कंसंट्रेशन का रेशियो जो है उसकी एक डेफिनाइट वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है कि जो कंसंट्रेशन है सब्सटेंसेस के दो लेयर्स के अंदर उसका रेशियो जो है उसकी एक डेफिनाइट वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल टू एग्जिस्ट इन टू और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स विद डिफरेंट अरेंजमेंट्स इन द क्रिस्टल लैटिस। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है एक सॉलिड मटेरियल की एबिलिटी होती है कि वो दो या दो से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है एंड उसके अंदर क्रिस्टल लैटिस के अंदर अलग अलग तरह का अरेंजमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सिंपली पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक सॉलिड मटेरियल जो है वो दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आता है कार्बन जो है वो 3 फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट, डायमंड एंड एक और फॉर्म के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया कि कार्बन जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिबिट करता है क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा सॉलिड फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन यूटैक्टिक मिक्सचर्स। तो यूटैक्टिक मिक्सचर्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। सो व्हेन टू और मोर सॉलिड पार्टिकल्स आर मिक्स्ड टुगेदर इन अ सर्टेन रेशियो द मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूसेस एंड दे कन्वर्ट इनटू लिक्विड। दिस मिक्सचर इज नोन एज यूटैक्टिक मिक्सचर। तो जब दो या दो से ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स को एक साथ मिक्स करा जाता है तो क्या होता है, अगर उन्हें एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर मिक्स करा जाता है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है एंड वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उस मिक्सचर को जो है यूटैक्टिक मिक्सचर कहा जाता है। तो सिंपली यूटैक्टिक मिक्सचर क्या हुआ है, जब दो या दो से ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स को हम लोग मिक्स करते हैं एंड वो एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं हम उन्हें सर्टेन रेशियो के अंदर और उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है उस तरीके से मिक्स करने की वजह से कम हो जाता है, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। सो डाइपोल मोमेंट is the measurement of the separation of two opposite electrical charges. The magnitude is equal to the charge multiplied by the distance between the charges. सो डाइपोल मोमेंट जो है वो सिंपली मेजरमेंट होता है कि दो ओपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है। इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज कितना है वो आ जाएगा क्यू एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो आ जाएगा डी। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू आ गया क्यू इंटू डी। जैसे सिंपली हमारे पास में दो चार्जेस हैं यहाँ से यहाँ तक, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी है। तो यहाँ का डाइपोल मोमेंट आ जाएगा म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। ठीक है, इस तरीके से जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है इसकी डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सब्सटेंस टू दैट इन वैक्यूम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायरेक्टली रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सब्सटेंस टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जैसा कि इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं and it is equal to velocity of light in substance divided by the velocity of light in vacuum। तो कोई भी सब्सटेंस होगा उसके अंदर वेलोसिटी क्या है लाइट की वो ऊपर आ जाएगा एंड उससे हम लोग कंपेयर कर देंगे, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एंड इसकी डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट जो है वो क्या होता है। सो द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट। सो सिंपली ट्रिपल पॉइंट क्या होगा, ऐसा टेम्परेचर एंड ऐसा प्रेशर जिसके ऊपर सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर फेज तीनों जो स्टेट्स ऑफ मैटर एक प्योर सब्सटेंस की वो को एग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम के अंदर, तो उस पॉइंट को जो ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया एंड गैसियस स्टेट हो गया। ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड में एंड लिक्विड से सॉलिड में दोनों इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में ये भी दोनों चेंज हो सकते हैं, सॉलिड से गैस में एंड गैस से सॉलिड में भी चेंज हो सकते हैं। ऐसे तीनों ही जो है वो इक्विलिब्रियम में को एग्जिस्ट करते हैं। तो उस टाइम पर जो टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है उसे जो है ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरफेशियल टेंशन।
सो अब इंटरफेशियल टेंशन क्या होता है? इट इज़ द फोर्स अप्लाइड एट द इंटरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो इंटरफेशियल टेंशन जो है ये फोर्स जो कि दो इमिसिबल लिक्विड्स के इंटरफेस पर अप्लाई होती है उसे जो है इंटरफेशियल टेंशन कहा जाता है। इसका फॉर्मूला भी फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है जैसा कि सरफेस टेंशन का होता है। अब इंटरफेस क्या होता है? जैसे हमारे पास में यहाँ पर दो लिक्विड्स प्रेजेंट है जो एक दूसरे के अंदर मिसिबल नहीं है, जैसे कि ऑयल एंड वाटर है, ठीक है। ऑयल एंड वाटर जो है वो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में जो एक जगह बनेगी उसे जो है इंटरफेस कहा जाएगा, ठीक है। अब जो फोर्स इंटरफेस के ऊपर अप्लाई हो रही है उसको जो है इंटरफेशियल टेंशन कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपली इंटरफेशियल टेंशन इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ एंड ये फोर्स जो है वो इंटरफेस पर अप्लाई होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। तो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। So in two immiscible liquids, when we place drop of first liquid on the surface of other liquid, the first liquid will spread as a film and the ability of one liquid to spread over another liquid is calculated as spreading coefficient। तो दो immiscible liquids है हमारे पास, जैसे कि ऑयल एंड वाटर हो गए, वो दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते, तो ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते उन्हें हम immiscible liquids कहते हैं। तो हमारे पास दो immiscible liquids हैं, जब हम एक इमिसिबल लिक्विड के ऊपर दूसरे लिक्विड की ड्रॉप डालेंगे तो क्या होगा कि पहला वाला जो नीचे वाला लिक्विड है वो स्प्रेड हो जाएगा फिल्म की तरह, ठीक है। एंड जो एबिलिटी होती है एक लिक्विड की दूसरे लिक्विड के ऊपर स्प्रेड करने की, उसे जो है हम कैलकुलेट करते हैं स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के रूप में, ठीक है। तो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट जो है वो सिंपली एबिलिटी हो गई एक लिक्विड के दूसरे लिक्विड के ऊपर स्प्रेड होने की। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इक्वल टू होता है गामा एस माइनस गामा एल प्लस गामा एल एस, ठीक है। गामा जो है ये सरफेस टेंशन एंड ये है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। तो इस तरीके से जो है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है एंड इसकी डेरिवेशन जो है वो भी नोट्स के अंदर लिखी हुई है, तो अब वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सर्फेक्टेंट्स। अब सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो दीज आर द एजेंट्स विच रिड्यूस द सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू लिक्विड्स बाय गेटिंग एब्जॉर्ब्ड ईदर एट द सरफेस और इंटरफेस। तो सर्फेक्टेंट्स जो हैं ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, दो लिक्विड्स जो हैं उनके बीच की सरफेस टेंशन या फिर इंटरफेशियल टेंशन को कम करते हैं। एंड किस तरीके से कम करते हैं कि वो सरफेस या फिर इंटरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल आते हैं डिटर्जेंट जो है ये भी सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है, सोप, इमल्सिफायर, ये सब सर्फेक्टेंट्स होते हैं एंड ये क्या करते हैं दो लिक्विड्स के बीच की सरफेस टेंशन या फिर इंटरफेशियल टेंशन को कम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सॉल्युबलाइजेशन। तो अब सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। सो द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एक्वस सिस्टम बाय एडिंग सरफेस एक्टिव एजेंट्स इज कॉल्ड सॉल्युबलाइजेशन। तो सिंपली सॉल्युबलाइजेशन क्या हुआ, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया जाता है सरफेस एक्टिव एजेंट को ऐड करके। तो सिंपली सॉल्युबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसके अंदर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया जाता है सरफेस एक्टिव एजेंट्स को ऐड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन। अब कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पर बतानी है। सो एसोसिएशन ऑफ टू और मोर स्पीशीज रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज नोन एज कॉम्प्लेक्सेशन। तो दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज जो है वो एक साथ आती हैं एंड उससे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो उस चीज़ को जो है कॉम्प्लेक्सेशन कहा जाता है। जैसे मेटल आयंस एंड लिगेंड्स के बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है एंड कॉम्प्लेक्सेशन जो है वो भी अलग अलग तरह का होता है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर यूनिट 4 के अंदर डिस्कस करा था, तो वो चीज़ आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। बट कॉम्प्लेक्सेशन जो है ये सिंपली क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा स्पीशीज जैसे कि आयंस हो गए, लिगेंड्स हो गए, मेटल आयंस हो गए, वो एक साथ कंबाइन होकर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस को जो है कॉम्प्लेक्सेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन किलेटिंग एजेंट्स और सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स। तो किलेटिंग एजेंट्स जिन्हें सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स भी कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। सो इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपेबल ऑफ लिंकिंग मेटल आयंस और मॉलिक्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म स्टेबल वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स नोन एज किलेट्स। तो किलेटिंग एजेंट्स या फिर सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो मेटल आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स को एक साथ लिंक करने में मदद करता है, जिससे कि ज़्यादा स्टेबल एंड वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जैसे कि किलेट्स कहा जाता है वो फॉर्म होता है। सो सिंपली किलेटिंग एजेंट्स या फिर सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट्स जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो मेटल आयंस या मॉलिक्यूल्स को एक साथ लिंक करते हैं, जिससे कि ज़्यादा स्टेबल एंड ज़्यादा वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स किलेट्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज प्रोटीन बाइंडिंग? तो अब प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रग विद प्रोटीन इज नोन एज प्रोटीन बाइंडिंग। तो सिंपली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ही हो रहा है यहाँ पर, लेकिन ड्रग का प्रोटीन के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, तो उसे जो है प्रोटीन बाइंडिंग या फिर प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपली ड्रग एंड प्रोटीन के बीच में जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है उसे जो है प्रोटीन बाइंडिंग या फिर प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बफर कैपेसिटी? अब बफर कैपेसिटी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है और उसका फॉर्मूला भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो बफर कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड टू चेंज द pH ऑफ 1000 मिलीलीटर ऑफ बफर सोल्यूशन बाय 1 यूनिट। तो बफर कैपेसिटी जो होती है ये होती है कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हमें चाहिए जिससे कि हम बफर सोल्यूशन जो है 1000 मिलीलीटर बफर सोल्यूशन उसके pH को 1 यूनिट से चेंज कर सके। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? बफर कैपेसिटी इक्वल्स टू होता है डेल्टा बी अपॉन डेल्टा pH। तो बफर कैपेसिटी इक्वल टू होता है कि कितना हमें स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए डिवाइडेड बाय कितना चेंज हुआ pH के अंदर उस स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करके। ठीक है, अब बफर सोल्यूशन क्या होते हैं? ये ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जो pH के अंदर चेंज होने को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बफर कैपेसिटी ये हुई कि बफर सोल्यूशन है 1000 मिलीलीटर, उसके pH को 1 यूनिट से चेंज करने के लिए जितना स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हमें चाहिए वो जो है बफर कैपेसिटी कहलाता है। तो अब बफर कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा जो है वो हमारे पास में बफर सोल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 मेथड्स यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। तो ऐसे कोई भी 2 मेथड्स जिन्हें टोनिसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करा जाता है उनके नाम हमें यहाँ पर बताना है। तो हमने 2 ही मेथड स्टडी करे थे मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी के लिए। पहला आता है हीमोलाइटिक मेथड जिसके अंदर आरबीसीज जो है उनका रोल रहता है, एंड दूसरा आता है क्रायोस्कोपिक या फिर कॉलिगेटिव मेथड जिसके अंदर क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करा जाता है। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बफर्स। तो बफर्स क्या होते हैं? ऐसे सोल्यूशंस जो कि pH के अंदर कोई भी चेंज नहीं होने देते उन्हें जो है बफर सोल्यूशन कहा जाता है। सो द सोल्यूशन दैट आर एबल टू रेजिस्ट द चेंज इन pH वैल्यूज आर नोन एज बफर सोल्यूशंस एंड दीज कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट और वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। तो ऐसे सोल्यूशन सिंपली जो कि pH के अंदर चेंज होने को रेजिस्ट करते हैं, एंड इसके अंदर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट होता है या फिर वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट होता है। अब वीक एसिड हो गया जैसे कि CH3COOH एंड इसका सॉल्ट आ गया CH3COONA। ठीक है, या फिर वीक बेस हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड इसका सॉल्ट जो है वो आ गया NH4Cl। ठीक है, इस तरीके से वीक एसिड एंड इट सॉल्ट आता है या फिर वीक बेस एंड इट सॉल्ट आता है, तो उससे जो है बफर सोल्यूशंस फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आप किन्हीं और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।